उस महिला कोच की शिकायत पे आज तक एफआईआर दर्ज नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी भी महिला के शिकायत पे तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ना उसकी शिकायत पे कोई संज्ञान लिया गया। अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि खेल मंत्री संदीप सिंह की शिकायत पे हरियाणा में एक एसआईटी गठित हुई। पहले सरकार को क्लियर करना चाहिए कि एसआईटी हरियाणा में कैसे बनी जब घटना चंडीगढ़ की है। देश का कानून ये बोलता है कि जिस जमीन के ऊपर कोई घटना घटे कानून वहां पे संज्ञान लेगा। घटना चंडीगढ़ में घटी। हरियाणा सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए अपने राज्य में एसआईटी गठित कर रही है अपने मंत्री के कहने पे। अभी तक ये जानकारी स्पष्ट हरियाणा सरकार ने क्यों नहीं करी कि उसकी एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, और एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो ये एसआईटी किसके कहने पे गठित हुई, किसकी शिकायत पे दर्ज हुई? क्या ये मंत्री जी की शिकायत पे दर्ज हुई? ऐसे संगीन आरोप के बाद में मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? अगर ये मंत्री जी की शिकायत पे एसआईटी गठित हुई है तो ये कैसे संभव हो सकता है कि उस राज्य की पुलिस जो उसके अधीन है उसकी शिकायत पे एक एसआईटी बने और वो निष्पक्ष जांच कर पाए? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा सरकार ने अपने मंत्री को क्लीन चिट देने के लिए एक एसआईटी गठित की। सबसे पहले कानून के हिसाब से घटना चंडीगढ़ में घटी, चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी बननी चाहिए, चंडीगढ़ पुलिस को जांच करनी चाहिए और हरियाणा सरकार को अपनी पोजीशन स्पष्ट करनी चाहिए। चुपचाप आप एसआईटी गठित कर दें, इसकी शिकायत पे आप एसआईटी गठित कर रहे हैं, जनता को इसकी जानकारी ना दें। इतने संगीन आरोप होने के बाद आज तक महिला की शिकायत पे एफआईआर दर्ज ना हो। महिला बार बार अधिकारियों के पास भी जा रही है कि मेरी शिकायत पे संज्ञान ले। तो मैं चंडीगढ़ पुलिस से ये निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार के, बीजेपी सरकार के दबाव में ना आए और कानून अपना रास्ता ले, वहां पे एफआईआर दर्ज हो, महिला को न्याय मिले और उसकी स्पष्ट जांच प्रक्रिया हो। हरियाणा सरकार ये स्पष्ट करे कि किसकी शिकायत पे आपने एसआईटी का गठन किया, क्या उस महिला को संरक्षण देने की कोई कार्रवाई आपने करी, क्या मंत्री संदीप सिंह को पद से हटाने के विषय में सोच रहे हैं? ये मेरे चंद सवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी हैं। इतने संगीन आरोप के बाद में क्या हरियाणा के अंदर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? अभी ये हालात है कि 6-7 बजे के बाद घर से निकलते हुए डरती हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को, एक अच्छी कोच को अगर मंत्री ऐसा दुर्व्यवहार करेगा तो क्या संदेश आप हरियाणा की जनता को देना चाहते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी इस देश में सबसे ज्यादा है। हरियाणा सरकार जानबूझ के हरियाणा के लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती। पिछले काफी वर्षों से लगभग 4,500 पद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के खाली पड़े हुए थे। हरियाणा सरकार ने जानबूझ के ऐसे नियम बनाए कि हरियाणा के बच्चे उसमें भर्ती ना कर पाए। अभी इन्होंने 700 वैकेंसी निकाली, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने। चंडीगढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने आदमपुर चुनाव के दौरान भी यह प्रदर्शन किया था और कहा था कि जानबूझ के हरियाणा के बच्चों को ये नौकरी नहीं देना चाहते। पेपर का जो प्रोग्राम बनाया, सारे राज्य, उस राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन की जब बात आती है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो अन्य प्रदेश हो, अपने राज्य के विषय में कुछ सवाल जरूर रखते हैं।
परंतु हरियाणा अपने राज्य के विषय में कोई सवाल नहीं रखता। क्यों हरियाणा के छात्रों को यह अधिकार नहीं देना चाहते? कुछ सीटें अपने राज्य के लिए रिजर्व करते हैं, हरियाणा अपने राज्य के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं करते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अभी 700 वैकेंसी निकली, 600 फील्ड की और 100 हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की। 10,000 बच्चे उसके अंदर बैठे और कुल 55 बच्चे उन्होंने पास किए, कुल 55 बच्चे। और 55 बच्चों की मार्किंग इतनी कठिन कर दी, 55 बच्चों में से 50% नंबर क्वालिफाइंग करने वाला जर्नल कैटेगरी का पास हो सकता है और 45% का SC ST कैटेगरी से पास हो सकता है। SC ST कैटेगरी की सारी सीटें खाली रहेगी। जर्नल कैटेगरी के 50% जो है उसका पेपर इतना किया है, इतना सख्त किया, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी। और इस 55 बच्चों में से आधे से ज्यादा बच्चे हरियाणा से बाहर के। क्या ये पर्ची और खर्ची दूसरे राज्यों से सेटिंग होकर हरियाणा के अंदर आती है? क्या हरियाणा की नौकरी में हरियाणा के बच्चों का अधिकार नहीं है? आप इतना सख्त पेपर क्यों बनाते हैं कि 8,000 10,000 जब बच्चे पेपर के अंदर बैठते हैं, 700 वैकेंसी में से केवल 55 बच्चे पास कर पाते हैं? और ये बात आज की नहीं है। जब ये क्राइटेरिया बनाया था तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पहले कह दिया था कि जानबूझ के हरियाणा के बच्चों को वंचित रखने के लिए ये प्रोसीजर बनाया जा रहा है ताकि हरियाणा के बच्चे नौकरी ना ले सके। मैं कहता हूं ये बंदरबाट को खत्म करें, हरियाणा के बच्चों को हरियाणा के अंदर स्थान मिले, उसके अंदर नौकरी मिले। केंद्र सरकार के आंकड़े देखें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और किस प्रकार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के अंदर ये बात फिर एक बार सामने निकल कर आई है कि हरियाणा सरकार जानबूझ के हरियाणा के बच्चों की नौकरियों से वंचित रखना चाहते हैं। मैं बात सबूत के साथ इसलिए कह रहा हूं कि आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को खोल लें और उसके अंदर जितने नाम सिलेक्शन के अंदर आए 55 बच्चों में से, वो नाम और वो जातियां हरियाणा के अंदर नहीं होती। ये अपने आप का पुख्ता सबूत है कि कहीं ना कहीं खट्टर सरकार हरियाणा के किसान के बेटों से दुश्मनी बरत रही है। हरियाणा के किसान के बेटों को किसानी के लिए अयोग्य मान रही है। वो हरियाणा जो पूरे देश का पेट भरता है, वो हरियाणा पहले जहां पे सबसे ज्यादा फौजी होते थे, इन्होंने अग्निवीर योजना निकाल के 4 साल के अंदर उनको रिटायर करने की बात की। और थोड़े दिन पहले मैंने डिफेंस कमेटी के अंदर सवाल उठाया था, जैसे सैनिक बोर्ड है, राज्य जिला सैनिक बोर्ड है, राज्य सैनिक बोर्ड है, केंद्र सैनिक बोर्ड है। आप पूर्व सैनिकों को रीएस्टेब्लिश करने के लिए उसके अंदर काम करते हैं, दोबारा उनकी नौकरी के लिए काम करते हैं। परंतु 4 साल के बाद जो जवान नौकरी से बाहर आएगा, आपको दोबारा उसकी नौकरी के प्रबंध करने के लिए सैनिक बोर्डों के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया, ना कोई डायरेक्शन दे दिया आज तक। क्या वो बच्चे अपनी जिंदगी का जो सपना लेकर चले थे आगे घूमते रहेंगे? मैं तीनों विषयों पे, अग्निवीर की दोबारा रिस्टेब्लिशमेंट पे, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा फौजी होते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के अंदर 700 पोस्टों में से सिर्फ 55 पोस्टें भरे जाना और उसके अंदर भी आधे से ज्यादा हरियाणा से बाहर के लोगों का होना, 10,000 में से 55 बच्चों को पास करना, इस कठिन प्रक्रिया पे भी सवाल उठाता हूं। और सबसे बड़ा सवाल, जो महिला कोच है उसकी शिकायत पे चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं करी? किस प्रकार से चोरी छिपे से हरियाणा सरकार ने SIT गठित की? मंत्री के कहने पे मंत्री को अब तक पद से क्यों नहीं हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट के कानूनों की अवहेलना क्यों की गई? ये सवाल मैं मनोहर लाल जी से पूछना चाहता हूं। गुप्ता जी, खेल मंत्री बार बार यही कह रहे हैं कि जो कोच है वो राजनीतिक तरीके से चल रही है, उनको राजनेता चला रहे, विरोधी नेता चला रहे, बस क्या कुछ कहेंगे? बस कोई भी दोषी इस बात को कहेगा कि राजनीति हो रही है मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट एक स्पष्ट गाइडलाइन देता है कि महिला
अगर कोई शिकायत करती है, आप पहले एफआईआर दर्ज करो, उसकी जांच करो। अगर अपराध नहीं हुआ है, शिकायत गलत है, तो उस पर संज्ञान ले। परंतु एक ताकतवर व्यक्ति, एक राज्य का मंत्री, इसके खिलाफ शिकायत आती है और महिला बार बार शिकायत करती है, उसके एफआईआर भी ना लिखी जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम उल्लंघना की जाए, और दोषी की एफआईआर ना लिख के मंत्री के कहने पे एसआईटी गठित की जाए। क्या अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए काम करना चाहते हैं? तो गुप्ता जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस मुद्दे पे? आम आदमी पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है। किसी भी महिला की अगर शिकायत आती है, उस पर तुरंत संज्ञान होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शिकायत गलत है तो एफआईआर कैंसिल भी हो सकती है। नहीं, आप आंदोलन करेंगे उसको न्याय दिलाने के लिए, क्या कुछ रहेगा पार्टी का स्टैंड आपकी? उसको न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर संभव कोशिश करेगी। इस देश के अंदर ताकतवर व्यक्ति अगर देश की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, देश की बेटियों का अपमान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर देश की बेटी की आबरू से खेलेंगे, तो ये पार्टी चुप नहीं रखेगी। तो हम मानते हैं भाजपा सरकार ने जो नारा दिया हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो ये फोके नारे हैं। अगर भाजपा सरकार इस नारे पे खरे उतरती तो पहले दिन उस महिला कोच की शिकायत के ऊपर एफआईआर दर्ज, इस मंत्री का इस्तीफा होता, इसके खिलाफ कार्रवाई होती। सड़कों पे आएंगे या नहीं आपकी पार्टी जी इस मामले को? अगर खट्टर सरकार सोई रही, कितने दिन तक इस मंत्री को नहीं हटाया, तो हम सड़कों के ऊपर आएंगे। और आज उस मंत्री के हल्के, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारे यूनिट प्रदर्शन करेंगे। कितने दिन तक वेट करेंगे? लगातार जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा के अंदर करेंगे। आज उसके हल्के के अंदर हम कर रहे हैं। अभी आपकी बात भी हुई क्या महिला कोच से, या किस तरीके से आप कर रहे हैं? सारे अखबारों में महिला कोच के बयान आ रहे हैं। नहीं, आप वो शिकायत करने के लिए सुनिए, वो चंडीगढ़ के अंदर गए शिकायत करने के लिए। चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन दबाव के अंदर काम कर रहा है? अगर एसआईटी बननी थी तो चंडीगढ़ में बननी चाहिए थी, क्योंकि अपराध चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। चंडीगढ़ के अंदर बात हो और हरियाणा सरकार एसआईटी गठित करे, क्यों? देश की सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हमेशा एक सिस्टम से चलता है, उस सिस्टम को कहीं अवहेलना नहीं की जा सकती। हरियाणा में एक मिनट, गुप्ता जी, घटना को 6 महीने बीत चुके हैं, 10 जून के आसपास की घटना बताएगी, उससे पहले की, तो आखिर उसको अब क्या जरूरत पड़ी? महिला अपने आबरू बचाती है हमेशा, और कोशिश करती है कि मामला सार्वजनिक ना हो। जब उस महिला को इंसाफ नहीं मिला तो उसके अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा। कब तक आदमी घुट के मरता रहेगा? अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आदमी आवाज उठाता है। तो उससे भी बोल सकती थी, 1 महीना देखती, 2 महीने। और उसने चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी है, यानी हरियाणा पुलिस पे विश्वास नहीं है इसका मतलब? क्योंकि घटना चंडीगढ़ की है, उन्होंने लिखा है कि मेरे साथ चंडीगढ़ में ऐसा हुआ। हरियाणा पुलिस का क्षेत्राधिकार नहीं बनता। मेरा सवाल ये है कि एसआईटी कैसे गठित हुई? मंत्री की शिकायत पे क्यों दर्ज हुई? क्यों नहीं महिला की शिकायत पर अभी तक संज्ञान लिया गया? धन्यवाद।